हिंदी साहित्य में आज सुनिए हिंदी के प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ लेखक श्री संजीव जायसवाल संजय की लिखी हुई कहानी मिलन। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कलकत्ता से आने वाली सियालदह एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुकी ही थी कि आयोजकों और पत्रकारों की भीड़ ने वातानुकूलित शयनयान को घेर लिया। समाज के उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की भीड़ के चेहरे से शिष्टता का आवरण अनायासी सरकने लगा था। आगे पहुंचने की आकांक्षा ने एक अजीब सी धींगा मुश्ती का दृश्य उत्पन्न कर दिया था। इस ट्रेन से देश की प्रसिद्ध नृत्यांगना मिलन राय लखनऊ में अपनी प्रथम प्रस्तुति के लिए आ रही थी। उनके प्रशंसक उनके स्वागत में पलकें बिछाए बैठे थे, किंतु ट्रेन के 2 घंटा विलंबित हो जाने से प्रतीक्षा अकुलाहट और फिर अधीरता में परिवर्तित हो गई थी। शयनयान के गेट पर मिलन राय की झलक दिखते ही कैमरों की फ्लैश लाइटें जगमगा उठीं। उनके कदमों ने लखनऊ की सरजमी को चूमा ही था कि पुष्पहारों ने उनकी खूबसूरत गर्दन को चूमना प्रारंभ कर दिया। नाजुक शरीर जब गुलाब की कोमल पंखुड़ियों के बोझ तले दबने लगा, तब मिलन राय ने मुस्कुराते हुए प्रशंसकों के पुष्पहारों को अपनी संगमरमरी हाथों में लेना प्रारंभ कर दिया। एक प्रशंसक से हार लेकर वो दूसरे की ओर उछाल देती। जिसका हार वो स्वीकारती वो धन्य हो जाता, लेकिन जिसके ऊपर उनका उछला हुआ हार गिरता वो तृप्ति के सागर में पहुंच अतृप्ति के गोते लगाने लगता। प्रशंसकों की भीड़ से बहुत मुश्किलों से निकालकर मिलन राय को कार तक पहुंचाया जा सका। प्रसिद्ध नृत्यांगना के रूप में उनका ये लखनऊ में प्रथम आगमन था, किंतु उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष लखनऊ में व्यतीत हुए थे। कितना कुछ बदल गया था उनके जीवन में इन चंद वर्षों में, किंतु इस बीच लखनऊ में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ था। स्टेशन से RDSO कॉलोनी तक आने वाली सड़क आज भी वैसी की वैसी ही थी, बिल्कुल शांत। जाने कितनी दास्तानों को अपने कलेजे में समेटे हुए वो आज भी किसी आगंतुक की प्रतीक्षा में लीन थी। हाँ, RDSO कॉलोनी में कुछ परिवर्तन अवश्य हुए थे। एनेक्सी भवन के पीछे बना नवीन ऑडिटोरियम अब विशिष्ट समारोहों का साक्षी और प्रतीक बन चुका था। इसी ऑडिटोरियम में मिलन राय को आज शाम अपनी सुप्रसिद्ध नृत्य नाटिका रति कामदेव की प्रस्तुति करनी थी। मिलन राय स्वयं रति की प्रतिरूप थीं। कामदेव की भूमिका उनके सहयोगी नृत्यांगना प्रशस्त गुहा निभाती थीं। मिलन राय की नृत्य मंडली की विशिष्टता थी कि उसमें पुरुष पात्रों की भूमिका का निर्वाह भी नारियां ही करती थीं। नृत्य मंडली में एक भी पुरुष कलाकार नहीं था, केवल साजिंदे और तकनीशियन पुरुष थे। विश्राम गृह से तैयार होकर मिलन राय अभ्यास हेतु ऑडिटोरियम पहुंच गईं। प्रशस्ति और अन्य सहयोगी रंगकर्मी 2 दिन पूर्व ही लखनऊ आ गए थे। उनके अथक प्रयत्नों से मंच पर कैलाश पर्वत का दृश्य सजीव हो उठा था। अद्वितीय, अति सुंदर। प्रशस्ति, तुम लोगों ने तो साक्षात कैलाश पर्वत को वसुंधरा पर अवतरित कर दिया है। मिलन राय ने प्रशस्ति को प्रशंसात्मक दृष्टि से देखते हुए कहा। लखनऊ से तुम्हारे जीवन की मधुर स्मृतियां जुड़ी हैं, इसलिए हम सब ने आज अपना सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने का निश्चय किया है, ताकि तुम लखनऊ वासियों की स्मृतियों में हमेशा हमेशा के लिए रच बस जाओ। प्रशस्त ने मुस्कुराते हुए बताया। मेरी स्मृतियां? लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? मिलन राय बुरी तरह चौंक पड़ी। तुम्हारा बचपन लखनऊ में बीता है और कौन नहीं जानता कि बचपन की स्मृतियां सदैव मधुर होती हैं। प्रशस्त खिलखिला उठी। ओह! मिलन राय ने राहत की सांस ली, फिर हंसते हुए बोली, यदि आज्ञा हो तो मैं भी तुम्हारी योजना में सम्मिलित हो आज की प्रस्तुति को यादगार बनाने में अपना तुच्छ सहयोग अर्पित करूं। माँ बदौलत तुम्हें अनुमति प्रदान करते हैं। प्रशस्त ने अपना हाथ ऊपर उठाकर कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि सभी कलाकार हंस पड़े। एक खुशनुमा माहौल कायम हो गया था। मिलन ने गहन दृष्टि से चारों ओर का सूक्ष्म निरीक्षण किया। सभी साजिंदे अपने अपने वाद्य यंत्रों और लाइटमैन अपने अपने उपकरणों के साथ तैयार खड़े थे। उसने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, फिर प्रशस्ति की ओर देखते हुए बोली, तो हो जाए? हो जाए? प्रशस्त ने सिर हिलाकर हामी भरी।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रेडी एंड स्टार्ट। मंच पर मिलन की कोमल वाणी अपनी भरपूर शक्ति के साथ गूंजी। इसी के साथ मंच पर अंधेरा छा गया। अचानक बिजली कड़कने की ध्वनि गूंजने लगी। साजिंदों ने पूरे ऑडिटोरियम में तूफान का प्रभाव उत्पन्न कर दिया। विद्युत कर्मियों का कौशल भी किसी से कम न था। उनके उपकरणों के प्रभाव से मंच पर बने कैलाश के शिखर बिजली कड़कने की ध्वनि से क्षणांश पहले रोशनी से जगमगा उठते थे। इस रोशनी में समाधि में लीन कामदेव बनी प्रशस्त के शरीर की झलक दिखलाई पड़ रही थी। तभी पर्वत श्रृंखलाओं के पीछे दूर कहीं से घुंघरूओं की मधुर धुन सुनाई पड़ी। हर बीतते पल के साथ वो धुन तीव्र से तीव्रतम होती जा रही थी। इसी के साथ तूफान की गति बढ़ती जा रही थी। अचानक दूधिया प्रकाश के गोले के मध्य रति के रूप में नृत्य करती हुई मिलन मंच पर अवतरित हुई। उसके घुंघरूओं की आवाज़ सुन कामदेव ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। नृत्य कर रही रति के मादक शरीर पर दृष्टि पड़ते ही उनके शरीर में कपकपी सी छूट गई। अगले ही पल उनका धनुष उनके हाथों में था। लक्ष्य साध उन्होंने फूलों से आच्छादित बाण छोड़ दिया। कामदेव का बाण लगते ही रति बनी मिलन मूर्छित हो गई। क्षण भर के लिए सारे वाद्य यंत्र शांत से हो गए, किंतु अगले ही पल रति अंगड़ाई लेते हुए उठ खड़ी हुई और झूम झूम कर नृत्य करने लगी। कामदेव के रूप में प्रशस्ति भी कदम से कदम मिलाकर उसका साथ दे रही थी। दोनों ही मदहोश होकर नृत्य कर रहे थे। कोई किसी से कम न था। संगीत की धुन के साथ साथ नृत्य की लय और गति दोनों ही बढ़ती जा रही थी। सुर और अभिनय की संगत का समा चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ता जा रहा था। अचानक जैसे सप्तम स्वर पर पहुंचकर वीणा के तार टूट गए। तेज चीख के साथ प्रशस्ति मंच पर गिर पड़ी। सारे वाद्य यंत्र एकाएक खामोश हो गए। ऑडिटोरियम के तेज रोशनी वाले बल्ब एक एक करके जलने लगे। मंच पर प्रशस्ति अपने पैरों को पकड़े सिसकारी भर रही थी। क्या हुआ प्रशस्ति? मिलन ने घबराए स्वर में पूछा। नृत्य करते समय पैर का पंजा तिरछा पड़ गया था। लग रहा है कि हड्डी चटक गई है। दर्द के कारण प्राण निकले जा रहे हैं, प्रशस्त ने कराहते हुए बताया। चिंता मत करो, मोच आ गई होगी, सब ठीक हो जाएगा। मिलन ने सांत्वना दी और प्रशस्त के पैरों की मालिश करने लगी। प्रशस्त को राहत नहीं मिली। उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मिलन ने कातर दृष्टि से आयोजन समिति के सचिव की ओर देखा। वो उसके मनोभावों को समझ गए थे। समझते भी क्यों नहीं। कार्यक्रम की सफलता की जितनी चिंता मिलन को थी, उससे ज़्यादा उनको थी। उन्होंने फ़ोन किया तो एम्बुलेंस आ गई। मिलन ने सहारा देकर प्रशस्ति को एम्बुलेंस के भीतर लिटाया। फिर बोली, तुम चलो, मैं दूसरी गाड़ी से आ रही हूँ। एम्बुलेंस के जाते ही उसने जल्दी जल्दी अपने साथियों को कुछ निर्देश दिए। फिर दूसरी गाड़ी से अस्पताल की ओर रवाना हो गई। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं छाई हुई थीं। यदि प्रशस्ति को कुछ हो गया तो आज का कार्यक्रम गड़बड़ा जाएगा। इतनी जल्दी दूसरे कार्यक्रम की तैयारी संभव न थी। डॉक्टर सागर अस्पताल के मुख्य द्वार पर ही प्रशस्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सहारा देकर उसे व्हील चेयर पर बिठाया। वार्ड बॉय व्हील चेयर को लेकर उनके कक्ष की ओर चल दिया। डॉक्टर साहब, चिंता की कोई बात तो नहीं है? प्रशस्त ने दर्द को काबू में करते हुए पूछा। डॉक्टर सागर ने प्रशस्ति के चेहरे पर एक उचटती हुई दृष्टि डाली। फिर गंभीर स्वर में बोले, मैडम, बिना जांच किए मैं कुछ नहीं बता सकता। डॉक्टर सागर का व्यक्तित्व काफ़ी गंभीर मालूम पड़ रहा था, अतः प्रशस्ति चाह कर भी और कुछ नहीं पूछ पाई। अपने कक्ष में पहुंच डॉक्टर सागर ने प्रशस्ति को मेज पर लिटाया। फिर उसके पंजों की जांच करते हुए बोले, लगता है हल्का सा फ्रैक्चर हो गया है, एक्सरे करवाना पड़ेगा, तभी स्पष्ट रूप से कुछ पता चल सकेगा। लेकिन आज शाम को तो हमारा कार्यक्रम है। तभी कक्ष में घुस रही मिलन ने चिंतित स्वर में कहा। डॉक्टर सागर की बात सुनकर वो पूरी तरह परेशान हो उठी थी। मैं देखने अवश्य आऊँगा, डॉक्टर सागर ने पीछे मुड़े बिना सपाट स्वर में कहा। जी, मेरा मतलब ये नहीं था, मिलन हड़बड़ा उठी। तो फिर? डॉक्टर सागर ने पीछे मुड़कर अपनी भावना शून्य दृष्टि मिलन के चेहरे पर टिका दी। मिलन बुरी तरह चौंक पड़ी। उसके होंठ कुछ कहने के लिए थरथराए, किंतु वो जड़ होकर रह गई। डॉक्टर सागर की दृष्टि उसके अंतर मन तक को बीधे डाल रही थी, किंतु वो कुछ नहीं कह पाने में असमर्थ थी।
काफ़ी देर तक सन्निपात की स्थिति में खड़े रहने के बाद उसने किसी तरह अपने को संभाला और बोली, मेरा मतलब था कि हम लोगों को अभ्यास के दौरान इस तरह की मोच आती रहती है। आप इन्हें मॉर्फिन का इंजेक्शन दे दीजिए ताकि अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकें। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं शरीर की सुरक्षा की कीमत पर नृत्य करने की अनुमति नहीं दे सकता। डॉक्टर सागर ने 2 टूक शब्दों में फैसला सुनाया। आप समझने की कोशिश कीजिए, आज की नृत्य नाटिका में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसकी ही है। मिलन का स्वर कातर हो उठा। मैडम, नृत्य आपके लिए सब कुछ होगा, लेकिन मेरे लिए ये समय काटने का साधन मात्र है और इस खेल के लिए मैं अपने मरीज के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। डॉक्टर सागर का स्वर सख्त हो गया। फिर कुछ सोचकर वो शांत स्वर में बोले, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मरीज को किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले जा सकती हैं। मिलन के होठ एक बार फिर कांप कर रह गए। वो चाह कर भी कुछ नहीं कह सकी। प्रशस्ति जानती थी कि मिलन ने इस कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए उसका व्यथित होना स्वाभाविक है। अपना दर्द भूल उसने मिलन का हाथ पकड़ मुस्कुराने की कोशिश की। तुम परेशान मत हो, एक्सरे हो जाने दो, देखना कुछ नहीं निकलेगा। आज रात अपना कार्यक्रम अवश्य होगा, ऐसा कार्यक्रम जिसे लखनऊ वाले कभी भूल नहीं पाएंगे। मिलन चाह कर भी मुस्कुरा नहीं पाई। डॉक्टर सागर प्रशस्ति को लेकर एक्सरे कक्ष में चले गए। मिलन के कानों में उनके शब्द, नृत्य आपके लिए बहुत कुछ होगा, किंतु मेरे लिए ये समय काटने का साधन मात्र है, अंगार की तरह दहक रहे थे। उसके कानों ने वर्षों पहले भी इन शब्दों को सुना था। उसके पिता की नियुक्ति तब लखनऊ में ही थी। हेमंत उनका पड़ोसी और सहपाठी था। साथ खेलते और पढ़ते पढ़ते दोनों कब इंटर में पहुंच गए पता ही नहीं चला। मिलन हेमंत के प्रति एक अजीब से आकर्षण का अनुभव करने लगी थी, जिसे चाह कर भी वो कोई नाम नहीं दे पाती। हेमंत भी उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। वो कभी उसकी कोई बात नहीं टालता था। कॉलेज के वार्षिकोत्सव में उन दोनों ने एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की थी, जिसकी बहुत प्रशंसा हुई थी। भातखंडे संगीत अकादमी के निदेशक उस समारोह के मुख्य अतिथि थे। समारोह के पश्चात उन्होंने कहा, तुम दोनों में नैसर्गिक प्रतिभा है। अगर मेहनत करो तो कला के क्षेत्र में शिखर तक पहुंच सकते हो। यदि तुम लोग चाहो तो मैं अपनी अकादमी में प्रवेश के साथ साथ तुम्हें छात्रवृत्ति भी दिलवा सकता हूँ। धन्यवाद सर, लेकिन हमारा उद्देश्य तो डॉक्टर बनना है। हेमंत ने बिना एक पल गंवाए उत्तर दिया। डॉक्टरेट तो तुम कला के क्षेत्र में भी कर सकते हो, निदेशक मुस्कुराए। सर, हम लोग संगीत वाला नहीं बल्कि मरीज वाला डॉक्टर बनना चाहते हैं, हेमंत ने सम्मानित स्वर में कहा। जैसी तुम्हारी मर्जी। निदेशक ने हेमंत की पीठ थपथपाई और फिर बोले, वैसे हमारे संस्थान के दरवाजे तुम्हारे जैसे प्रतिभावान छात्रों के लिए हमेशा खुले हैं। अगर कभी विचार बदले तो आ जाना। ये सुन मिलन ने कहा, हेमंत, हमारी छुट्टियां होने वाली हैं, क्यों ना हम लोग थोड़े दिनों के लिए संगीत अकादमी ज्वाइन कर लें। सर की बात भी रह जाएगी और हमें भी कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। लेकिन इससे हमारी पढ़ाई पर असर पड़ेगा, हेमंत ने टोका। कोई असर नहीं पड़ेगा। शाम के समय तुम लोग खेलते या घूमते होगे, उस समय आ जाना। हमारे यहाँ सायंकालीन कक्षाएं भी चलती हैं, निदेशक ने बताया। हेमंत पुनः इनकार करने जा रहा था कि तभी मिलन ने विनती की, प्लीज़ हेमंत, क्या हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते। अब तो इनकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। हेमंत ने आज तक मिलन की कोई बात नहीं टाली थी और फिर ये बात कैसे टालता। दोनों संगीत अकादमी की सायंकालीन कक्षाओं में जाने लगे। उसके निदेशक सच्चे जौहरी थे। उन्होंने रत्नों की पहचान कर ली थी। कुछ ही दिनों में हेमंत और मिलन न केवल भरतनाट्यम में पारंगत हो गए, बल्कि एक अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता में पुरस्कार भी जीत लाए। पुरस्कार जीतने वाले दिन हेमंत ने पहली बार अपने प्यार की अभिव्यक्ति की थी। मिलन को तो जैसे मुँह मांगी मुराद मिल गई थी। वो बहुत प्रसन्न थी। उसने नृत्य को ही अपना कैरियर बनाने का निश्चय किया था। हेमंत को जब इस बात का पता चला तो उसने समझाया, गीत संगीत शौक पूरा करने के लिए तो ठीक है, लेकिन इनके सहारे जिंदगी नहीं काटी जा सकती। जिंदगी जीने के लिए कुछ करना जरूरी होता है। हम कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ करेंगे, लेकिन नृत्य के क्षेत्र में। देखना, एक दिन पूरे देश में हमारा नाम होगा। मिलन मुस्कुराई। मुझे तो तुम माफ़ कर दो,
तुम्हारे कहने पर इतने दिन का कोर्स कर लिया, यही बहुत है। अब मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। मुझे हर हालत में मेडिकल में सेलेक्ट होना है। हेमंत ने निर्णय सुनाया। मिलन ने बहुत समझाया, लेकिन हेमंत नहीं माना। वो अपने निर्णय पर अडिग रहा। 1 वर्ष पश्चात उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। मिलन ने नृत्य की पूर्णकालीन कक्षाओं में प्रवेश ले लिया था। दोनों अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे। इसी के साथ उनका प्यार भी आगे बढ़ रहा था। एक दिन मिलन को अपनी माँ से मिलवाने घर ले गया। माँ ने पहली ही नज़र में बेटे की पसंद को पसंद कर लिया। बातों बातों में जब उन्हें पता चला कि मिलन नृत्य की शिक्षा ग्रहण कर रही है, तो उन्होंने समझाया, बेटा, हम खानदानी लोग हैं। हम लोगों की बहू बेटियों का नाचना गाना अच्छा नहीं लगता है। मुझे तुम पसंद हो, लेकिन दहेज में मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम ये काम छोड़ दो। मिलन ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, सिर झुकाकर चुप हो गई। वापस लौटते समय रास्ते में हेमंत ने पूछा, मिलन, तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? माँ के दहेज के बारे में। हेमंत मुस्कुराया। मिलन ने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को उठाकर हेमंत की ओर देखा, फिर बोली, हेमंत, तुम जानते हो कि माँ की ये मांग पूरी कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। अगर ये मांग मेरी हो तो क्या तुम तब भी इनकार करोगी? हेमंत ने उसकी आंखों में झांका। हेमंत, मेरा इम्तिहान मत लो। मिलन अचकचा उठी। ये जिंदगी एक इम्तिहान है जिसे देना ही पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे प्यार की खातिर तुम अपना ये शौक छोड़ सकती हो या नहीं। हेमंत का स्वर अचानक गंभीर हो गया। ये मेरा शौक नहीं बल्कि प्यार है। मिलन का स्वर कांप उठा। और मैं? तुम तो मेरा पहला प्यार हो। मिलन ने अपना सिर हेमंत के कंधों पर टिका दिया। अगर तुम मेरी जिंदगी हो तो नृत्य मेरी आत्मा, तुम मेरा दिल हो तो नृत्य मेरी धड़कन। मैं दोनों में से किसी एक से भी अलग नहीं हो सकती। तुम्हें होगा नृत्य से प्यार, लेकिन मैं नफरत करता हूँ इससे। इसकी वजह से हमारे बीच दीवार खड़ी हो रही है। हेमंत झल्ला उठा। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? हमारे बीच कभी कोई दीवार नहीं आ सकती। तुमसे मिलन ही इस मिलन के जीवन का लक्ष्य है। मिलन ने प्यार भरी दृष्टि से हेमंत को निहारा। कविता करना छोड़ यथार्थ के धरातल पर उतरो। नृत्य तुम्हारे लिए बहुत कुछ होगा, किंतु मेरे लिए ये समय काटने का साधन मात्र है। इसके लिए मैं अपने घर की शांति नहीं बर्बाद कर सकता। आज तुम्हें मुझ में और अपने नृत्य में से किसी एक को चुनना होगा। हेमंत का स्वर कड़ा हो गया था। वो आज आर पार का फैसला कर लेना चाहता था। हेमंत, मुझे तुम दोनों चाहिए। किसी एक के बिना मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। मिलन फपक पड़ी। हेमंत के जबड़े सख्ती से भिज गए। मिलन रास्ते भर से सकती रही, लेकिन हेमंत ने उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की। उसे घर छोड़कर चुपचाप वापस लौट आया। अगले दिन मिलन जब मिली तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसने सोचा था कि शायद हेमंत ने अब तक अपनी जिद छोड़ दी होगी, लेकिन उसका अंदाज़ा गलत निकला। हेमंत ने मिलते ही बिना किसी भूमिका के अपना प्रश्न दोहरा दिया। उस दिन मिलन फूट फूट कर रोई, किंतु हेमंत का मन नहीं पसीजा। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। संयोग से अगले ही दिन मिलन के पिता का तबादला कलकत्ता हो गया। मिलन ने जब फ़ोन पर इसकी सूचना हेमंत को दी तो बोला, मिलन, भौगोलिक दूरियों से प्यार में कोई कमी नहीं आती। बस जाने से पहले इतना बता देना कि तुम्हें हमारी बात मंजूर है या नहीं। प्रत्युत्तर में फ़ोन पर मिलन की सिसकारियाँ गूंजती रहीं। थोड़ी देर बाद हेमंत ने झल्ला कर फ़ोन काट दिया। वो मिलन का उत्तर समझ गया था, तभी उससे मिलने भी नहीं आया। मिलन ने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। उससे मिले बिना ही उसे लखनऊ छोड़ना पड़ा था। समय का पक्षी पंख लगाकर उड़ता रहा। एक एक करके 12 साल बीत गए। भातखंडे संगीत अकादमी के निदेशक की बात सत्य निकली। मिलन इस बीच कला के शिखर पर पहुंच गई थी। एक नृत्यांगना के रूप में देश में ही नहीं, अपितु विदेश में भी उसकी कीर्ति फैल चुकी थी। अपना सब कुछ भूल कर वो पूर्णतया नृत्य को समर्पित हो चुकी थी, किंतु एक अधूरेपन का एहसास अक्सर उसे सालता रहता था। आज डॉक्टर सागर की बात सुनकर उसके घाव ताज़ा हो गए थे। मिलन, मेरी एड़ी में फ्रैक्चर है। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर ऐसे में अपना नृत्य किया तो पैर हमेशा के लिए खराब हो सकता है, इसलिए उन्होंने प्लास्टर चढ़ा दिया है। तभी प्रशस्त ने करीब आ उसकी तंद्रा भंग की। ओह! मिलन बुरी तरह चौंक पड़ी।
समय बहुत कम है, क्या इतनी जल्दी दूसरी नृत्य नाटिका का रिहर्सल हो पाएगा? प्रशस्ति चिंतित स्वर में बोली। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम दूसरी नहीं बल्कि वही नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगे। प्रशस्ति के पैर में बंधे प्लास्टर को देखकर मिलन झटके के साथ खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर दृढ़ता के भाव छाए हुए थे। माफ़ कीजिएगा मैडम, मैं आपकी नृत्य नाटिका के प्रशस्ति को नृत्य करने की इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि इसका अंजाम क्या हो सकता है ये मैं जानता हूँ। डॉक्टर सागर ने सख्त स्वर में टोका। आपको हमारे लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपना काम कर दिया, अब हमें अपना काम कैसे करना है ये सोचना हमारी जिम्मेदारी है। मिलन का स्वर अप्रत्याशित रूप से तेज हो गया। प्रशस्ति कुछ कहना चाहती थी, किंतु मिलन के चेहरे पर छाए तूफान को देख उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो समझ गई थी कि मिलन अपने कार्यक्रम की सफलता को लेकर बहुत बेचैन है। मिलन के अंदर चल रहे अंतर्द्वंद की उसे भनक तक न थी। डॉक्टर सागर ने भी इस समय और कुछ कहना उचित नहीं समझा। एम्बुलेंस अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने खड़ी थी। उसमें बैठते हुए प्रशस्त ने डॉक्टर सागर से कहा, शाम को कार्यक्रम देखने अवश्य आइएगा। पहले इरादा नहीं था, किंतु अब अवश्य आऊँगा, डॉक्टर सागर ने मिलन पर एक उचटती दृष्टि डालते हुए कहा। अपने परिवार को भी साथ लाइएगा। प्रशस्त हल्का सा मुस्कुराई। परिवार? डॉक्टर सागर के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट तैर गई। इस मामले में मैं दुर्भाग्यशाली हूँ। मेरा परिवार बसने से पहले ही उजड़ गया था। इतना कहकर पीछे मुड़े और तेज कदमों से अस्पताल के भीतर चले गए। प्रशस्ति अपराध बोध से ग्रसित हो उठी। उसे लगा कि परिवार की बात छेड़कर उसने अच्छा नहीं किया। वो रास्ते भर मौन रही। विश्राम गृह पहुंचकर मिलन ने सहारा देकर प्रशस्ति को नीचे उतारा। उसके पैर में चढ़े प्लास्टर को देख सभी के चेहरे पर छाई चिंता की रेखाएं गहरी हो गईं, किंतु मिलन के चेहरे पर दृढ़ता छाई हुई थी। उसने सबको आश्वस्त किया कि नृत्य नाटिका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। उसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। भीड़ छटने के बाद प्रशस्त ने पूछा, तुम रति कामदेव की प्रस्तुति तो कर रही हो, लेकिन उसमें कामदेव की भूमिका करेगा कौन? तुम? मैं? प्रशस्त उछल पड़ी। लेकिन मेरे पैर में तो प्लास्टर बंधा हुआ है। तुम पालथी मारकर आराम से समाधि में लीन रहना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी, मिलन ने समझाया। तो क्या तुम अकेले ही नृत्य करोगी? कामदेव की संगत के बिना नाटिका अपनी परिणत तक कैसे पहुंचेगी? प्रशस्त असमंजस से भर उठी थी। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मिलन ने प्रशस्त के कंधों पर हाथ रखते हुए पूछा। उसने जब सिर हिलाकर हामी भरी तो मिलन ने राहत की सांस ली और बोली, आज रात साक्षात रति का नृत्य होगा। एक अद्भुत, अद्वितीय और अविस्मरणीय नृत्य। बस तुम्हें मेरी सौगंध खानी होगी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी समाधि भंग नहीं करोगी। तुम करना क्या चाहती हो? प्रशस्त अचकचा उठी। कोई प्रश्न मत पूछो और सिर्फ रात्रि की प्रतीक्षा करो, मिलन ने कहा और प्रशस्त का हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख दिया। न चाहते हुए भी असमंजस से भरी प्रशस्त को सौगंध खानी पड़ी। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि मिलन क्या करने वाली है, किंतु सभी को उसकी क्षमताओं पर विश्वास था। अतः तैयारी एक बार फिर प्रारंभ हो गई। शाम होते पूरा ऑडिटोरियम रोशनी से जगमगा उठा। कीमती परिधानों में सजे संवरे विशिष्ट अतिथियों की भीड़ वहां जुटने लगी। ये मिलन राय की लोकप्रियता का परिणाम था कि समय से पूर्व ही पूरा हाल खचाखच भर गया। मुख्य अतिथि के आने के बाद माइक पर मिलन राय की खनकती हुई आवाज़ गूंजी। तहजीब की नगरी लखनऊ की सरजमी पर मैं मिलन राय अपनी यूनिट के सदस्यों की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की रात एक विशेष रात है। वर्षों से कामदेव समाधि में लीन है। आज रात रति उनका आह्वान करेगी। यदि उसकी नृत्य में शक्ति है तो कामदेव को अवतरित होना होगा। आज की नृत्य नाटिका में सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि रति की तपस्या और कामदेव के हठ के बीच परीक्षा होगी। हजारों तूफानों के बीच रति के थिरकते हुए कदम तभी थमेंगे जब कामदेव स्वयं आगे बढ़कर उसे थामेंगे। इसी के साथ मंच पर अंधेरा छा गया और तालियों के गड़गड़ाहट से हाल गूंज उठा। प्रशस्ति, तुझे मेरी सौगंध याद है कि नहीं? पर्दे के पीछे खड़ी मिलन ने कामदेव बनी प्रशस्ति से फुसफुसाते हुए पूछा। याद है,
लेकिन तू करना क्या चाहती है? किसी अनिष्ट की आशंका से प्रशस्ति का स्वर कांप रहा था। तू बस इतना याद रख कि अगर समाधि से बाहर आई तो मेरा मरा मुंह देखेगी, मिलन ने कहा और फिर समीप खड़े कर्मचारी को पर्दा खींचने का इशारा कर दिया। इसी के साथ वाद्य यंत्रों पर बिजली कड़कने की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। प्रशस्ति अभी बहुत कुछ पूछना चाहती थी, किंतु मजबूरी थी। ना चाहते हुए भी उसे मंच पर बने पर्वत पर समाधि में लीन होने की मुद्रा में बैठना पड़ा। मिलन फुर्ती से वहां हट गई। पर्दा खुलते ही बिजली जोर से चमकी। इसी के साथ मंच पर बने कैलाश पर्वत के शिखर जगमगा उठे। तेज हवा की सरसराहट और बादलों की गड़गड़ाहट से एक बार की हॉल में बैठे दर्शकों के हृदय प्रकंपित हो उठे। साजिंदों और तकनीशियनों के सम्मिलित प्रयास से मंच पर तूफान का प्रभाव उत्पन्न हो गया था। तभी दूर कहीं बांसुरी की मधुर धुन सुनाई पड़ी। इसी के साथ घुंघरूओं की छनक भी खनकी। अगले ही पल मंच पर रोशनी का एक गोला उभरा। उसके बीच नृत्य करती रति मंच पर अवतरित हुई। उसके चेहरे पर बेचैनी के चिन्ह छाए हुए थे। उसकी आंखें अत्यंत बेकरारी से चारों दिशाओं में कुछ खोज रही थीं। दर्शकों ने करतल ध्वनि से उसका स्वागत किया। नृत्य करते हुए रति ने मंच का पूरा चक्कर काटा, फिर एक स्थान पर खड़ी होकर नृत्य करने लगी। भाव भंगिमा से वो अतृप्त प्रणयी सी व्याकुल दिखाई पड़ रही थी। अचानक जोर से बिजली कड़की। उसके साथ चमके प्रकाश में रति की दृष्टि समाधि में लीन कामदेव पर पड़ गई। क्षणांश में उसके चेहरे पर तृप्ति के चिन्ह उभर आए, जैसे उसके मन की मुराद पूरी हो गई हो, जैसे उसकी तलाश पूर्णता तक पहुंच गई हो, जैसे उसकी वर्षों की तपस्या सफल हो गई हो। एक पैर पर खड़ी हो थिरकते हुए उसने दोनों हाथ जोड़े, फिर नृत्य करता हुआ उसका शरीर धनुष की मुद्रा में कामदेव की ओर झुकने लगा। आराध्य की अर्चना करने के बाद वो मदमस्त होकर नाचने लगी। उसके पैरों में बिजली समा गई थी। किसी झंझावत की भांति वो झूम झूम कर नाच रही थी। उसका अंग अंग थिरक रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज कामदेव की समाधि भंग होकर रहेगी। रोशनी के गोले ने रति को अपने घेरे में ले रखा था। उसके लयबद्ध कदम जिस ओर जाते वो गोला उधर ही बढ़ जाता। बिजली रह रह कर कड़क रही थी। उसकी चमक में रति की दृष्टि जैसे ही समाधि में लीन कामदेव पर पड़ती, उसके नृत्य की गति कुछ और तेज हो जाती। प्रणय याचना कर रही देवी का सर्वस्व देवता के चरणों में लीन हो जाने के लिए प्रस्तुत था, किंतु वे पूर्ववत समाधि में लीन थे। प्रणयी की वेदना हृदय में समेटे रति व्याकुल हिरणी सी कुनाचे भर रही थी। प्रचंड अग्नि की शिखा के समान उसका सर्वस्व धधक रहा था। उसके चंचल पैरों की गति वायुदेव से प्रतिस्पर्धा कर रही थी। व्यतीत हो रहा प्रत्येक क्षण अपनी ऊर्जा विसर्जित कर उसकी ऊर्जा में श्री वृद्धि कर रहा था। उसका नृत्य देख चारों ओर सम्मोहन सा छा गया था। सभी मंत्रमुग्ध होकर सिर्फ उसे ही निहार रहे थे। पलकें जैसा झपकना भूल गई थीं। ऐसा अद्भुत नृत्य ना तो पहले किसी ने देखा था और ना ही सुना था। मिलन के थिरकते कदमों का साथ देने में दिग्गज संगीतकारों के पसीने छूटने लगे। पिछड़ जाने के कारण उनकी लय बार बार टूट जाती थी, किंतु मिलन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। संगीतकारों का साथ देने के लिए वो क्षण भर के लिए अपनी गति कुछ कम करती, फिर पलक झपकते ही सप्तम सुर में पहुंच जाती। साथी संगीतकारों ने उसका ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। बार बार लय टूट जाने के कारण वे उस चपला का साथ देने में अपने को असमर्थ पा रहे थे। अंततः उन्होंने हार मान ली। एक एक कर वाद्य यंत्र खामोश होने लगे। सिर्फ तबले पर निपुण कलाकार किसी तरह साथ निभा रहा था, किंतु वो भी नहीं जानता था कि कितनी देर तक साथ निभा पाएगा। कामदेव बनी प्रशस्ति के हृदय में हाहाकार मचा हुआ था। वो समझ गई थी कि मिलन जो कर रही है वो नृत्य नहीं बल्कि कुछ और है, किंतु क्या है, लाख सोचने पर भी वो तय नहीं कर पाई। किसी अनिष्ट की आशंका से उसका सर्वस्व कांप रहा था। मिलन की सौगंध उसे समाधि में बैठे रहने के लिए मजबूर किए थी, वरना वो कब की दौड़कर उसे रोक चुकी होती। रति का नृत्य पूर्ववत जारी था। अचानक उसके पैर के घुंघरू टूटकर बिखर गए। शायद वे भी उस चपला का साथ देने में असमर्थ हो गए थे। टूटे हुए घुंघरूओं के ऊपर मिलन नाच रही थी। उसके पैर घायल हो रहे थे, उनसे रक्त प्रवाह होने लगा, किंतु इस सबसे विरक्त उसका नृत्य अनवरत जारी था। श्रेष्ठ कलाकार की श्रेष्ठतम प्रस्तुति देखकर
मंत्रमुग्ध दर्शकों की उत्तेजना चरम सीमा को पार करने लगी थी। रति की हालत देख उनके हृदय भी पुकार उठे थे कि अब तो कामदेव को हठ त्याग कर रति के आह्वान की मर्यादा रखनी चाहिए। मंच पर कामदेव किसी हठ योगी की भांति अभी भी समाधि में लीन थे, किंतु दर्शक दीर्घा में बैठे डॉक्टर हेमंत सागर के हृदय में हाहाकार मचा हुआ था। आज रति कामदेव का आह्वान करेगी। यदि उसके नृत्य में शक्ति है तो कामदेव को अवतरित होना होगा। मिलन के शब्द पिघले हुए शीशे की भांति उनके कानों में दहक रहे थे। उसका प्रलयंकारी नृत्य उनकी अंतरात्मा को बींधे डाल रहा था। वो किसका आह्वान कर रही है, ये रहस्य अब कोई रहस्य नहीं रह गया था। मिलन ने सत्य कहा था। आज रति की तपस्या और कामदेव के हठ के बीच परीक्षा थी। डॉक्टर हेमंत सागर ने मजबूती के साथ अपनी सीट के हत्थों को थाम रखा था। उनकी बेचैनी हर क्षण बढ़ती ही जा रही थी। हर बीतते पल के साथ वो शक्तिहीन होते जा रहे थे। वो पराजित नहीं होना चाहते थे, किंतु मिलन का ये रूप भी उनसे देखा नहीं जा रहा था। इसी नृत्य ने उनकी मिलन को उनसे अलग किया है, अतः कुछ भी हो जाए वो इस नृत्य से पराजित नहीं होंगे। अपनी समस्त चेतना को जागृत करते हुए उन्होंने निश्चय किया। क्षण भर के लिए कुछ राहत मिली, किंतु मिलन के पैरों से बह रहे रक्त को देखकर वो पुनः विचलित हो उठे। नहीं, अब वे यहाँ एक पल भी नहीं ठहरेंगे, दूर चले जाएंगे, इतनी दूर कि मिलन की छाया तक वहाँ नहीं पहुँच सकेगी। उन्होंने उठने का उपक्रम किया ही था कि लहराती हुई मिलन मंच पर गिर पड़ी। इससे पहले कि अनिर्णय की स्थिति में फंसे डॉक्टर सागर कोई निर्णय ले पाते, वो पुनः उठकर नृत्य करने लगी। उसके चेहरे पर तूफान के चिन्ह छाए हुए थे। डॉक्टर सागर के कानों में मिलन के शब्द एक बार फिर गूंज पड़े। हजारों तूफानों के बीच रति के थिरकते हुए कदम तभी थमेंगे जब कामदेव स्वयं आगे बढ़कर उसे थामेंगे। यदि उन्होंने मिलन को नहीं रोका तो क्या होगा, ये सोचकर उनका हृदय कांप उठा। एक बार उन्होंने आर पार का निर्णय करना चाहा था और आज मिलन आर पार का निर्णय चाहती थी। पहली बार वे दोनों ही पराजित हुए थे, किंतु आज किसी एक को पराजित होना होगा। किंतु किसे? उनके हृदय को एक झटका सा लगा। पसीने से लथपथ मिलन का शरीर एक बार फिर लहराने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वह अचेत होने वाली है। क्या मिलन की पराजय उनकी जीत हो सकती है? क्या तपस्या हठ से पराजित हो सकती है? क्या मिलन की पराजय उनकी अपनी पराजय नहीं होगी? डॉक्टर सागर का हृदय चीत्कार कर उठा। मिलन की आंखें मुंदने लगी थीं। उसका पूरा शरीर पूरी तरह लहरा रहा था। डॉक्टर सागर से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए मंच की ओर भागे। मिलन, रुक जाओ, तुम्हारी तपस्या के आगे हेमंत का हठ पराजित हो गया है। अचेतावस्था की ओर अग्रसर हो रही मिलन ने अपनी समस्त ऊर्जा बटोर कर डॉक्टर सागर की ओर देखा। उसके चेहरे पर तृप्ति के चिन्ह उभर आए थे। मिलन की आस में उसने अपनी बाहें पसारने की कोशिश की, किंतु मूर्छावस्था उस पर हावी हो गई थी। इससे पहले कि वो एक बार फिर मंच पर गिरती, डॉक्टर सागर ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। उपस्थित जन समुदाय सम्मोहित सा दो प्रेमियों के मिलन को देख रहा था। आज की अविस्मरणीय रात्रि मिलन की साक्षी बन चुकी थी। अभी आप सुन रहे थे संजीव जायसवाल संजय जी की लिखी हुई एक बेहतरीन कहानी मिलन। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।